Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. टेस्ट दिया था सबने? तुम में से किस किसने टेस्ट नहीं दिया? Can you just raise your hands जिसने टेस्ट नहीं दिया कल? और हरनूर को छोड़ के बाकी सबने टेस्ट दिया कल? Okay. Harnoor, you can lower your hand. बायोमोलिक्यूल्स का बुकलेट का पेज नंबर 1 निकाल लो. दैट शुड बी पेज 60 ऑफ योर बुकलेट. सबने निकाल लिया? Should we start? Yes, sir. Sir. Before I start with the class, one very important thing, today's class especially, this is difficult. Like, this is the only topic of biomolecules which is difficult to understand on your own. So in case you get disconnected, rejoin. This is perhaps the most important class of biomolecules. Something from this class is definitely going to come in your exam. Dekho. When we write the formula of any carbohydrate, the common one being, like, you have sucrose or glucose. Glucose is C6H12O6. When we found carbohydrates, initially, all of them had hydrogen is to oxygen ratio as 2:1, the same as in water. So they used to write this like, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि ग्लूकोज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? नीचे वाला समझ आ रहा है? C6H12O6 को C6 वाटर करके 6, या सुक्रोज नॉर्मल घर पे जो हम चीनी खाते हैं, स्टेबल शुगर C12H22O11. तो अगर मैं इसको वाटर वाले स्टाइल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? C12 वाटर होल 11. आ रहा है समझ? ठीक ही बात है. Yes, sir. इसमें हमें ऐसे लग रहा है कि कार्बन वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट. मैंने सबसे पहली बायोमोलिक्यूल की क्लास में तुम्हें बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यू एनर्जी. जो भी तुम्हारा स्टेपल फूड होगा, ब्रेड, चावल या व्हीट, दैट हैज टू बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट नाम तो अभी भी हम रिटेन करते हैं, बुलाते तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पर उसकी अब न्यू डेफिनेशन क्या है? दे हैव टू बी पॉलीहाइड्रोक्सी. इसका मतलब होता है उनमें एक से ज्यादा OH होना चाहिए. जो अल्कोहलिक ग्रुप है, मोर देन 1 होगा, पॉली. Along with that, they will have aldehyde or ketone, and they have to be optically active. Optically active means they will possess a chiral carbon. So what are carbohydrates? They are polyhydroxy, aldehyde or ketones which are optically active. Either they are this or they give this on hydrolysis. If something gives this on hydrolysis,
दैट ऑल्सो इज कैटेगराइज्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट। अब तुमने एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन याद करनी है। और आज की क्लास, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, पर आज की क्लास सच में मुश्किल है। ये वो क्लास है जैसे खुद नहीं समझ आएगी आप लोगों को, आपको हेल्प चाहिए होती है इसमें, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। ये डेफिनेशन जो सामने लिखी है, जो मैंने हाईलाइट की है, एक बार इसको रीड करो और बताओ मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, आइसोमर्स है। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और वाटर निकल जाता है। एक का H गया, एक का OH गया, वाटर निकल गया। तो अगर वाटर निकल रहा है तो मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये आएगा C12H22O11। इस वक्त जो इक्वेशन लिखी है बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये सुक्रोज है, टेबल शुगर। तो सुक्रोज, अगर मैं तुम्हें नॉर्मल, जैसे ही तुम चीनी खाते हो, ये टेबल शुगर है, अब तुमने जैसी चीनी खाया, इमीडिएटली तुम्हारा स्लाइवा उसमें वाटर ऐड कर देता है, एंड दैट शुगर यू ब्रेक इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसका मतलब सुक्रोज इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स। ये डाइसेकहाइड्राइड है, कार्बोहाइड्रेट्स को सेकहाइड्राइड्स बोलते हैं। ये दो से बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज फर्दर टूटता नहीं है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ये मोनोसेकहाइड्राइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेकहाइड्राइड है, सुक्रोज डाइसेकहाइड्राइड है। अब ऐसे दो जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएं तो क्या बुलाओगे उसको? पॉली। पॉली का एग्जांपल होता है स्टार्च। राइस जैसे हम खाते हैं, बॉइल्ड राइस, उसमें स्टार्च होता है। ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड, उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकहाइड्राइड। उसमें ग्लूकोज के एन मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो उसमें तुम वाटर ऐड करोगे तो एन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स का पहला क्लासिफिकेशन है मोनो, इसका मतलब सिंगल यूनिट। ओलिगो का मतलब कुछ जुड़े हुए हैं, 2, 4, 5, 8, या पॉलीसेकहाइड्राइड्स। वो तीनों डेफिनेशन तुम्हें यहाँ पे दी हुई है, ये तीनों है। यू हैव 60 सेकेंड्स, फटाफट पढ़ो सामने जो हाईलाइटेड है। पढ़ लिया? Yes, sir. मोनो का मतलब कितने यूनिट है? अकेला? 3 to 7. मोनो का मतलब अकेला है, एक सिंगल यूनिट है, उसमें कार्बन 3 से लेकर 7 हो, पर अकेला है। डाई का मतलब ऐसे 2 यूनिट जुड़े हैं और वाटर निकल गया उसमें से। 3 का ट्राई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इनको हम बुला रहे हैं ओलिगो। और अगर ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएं, हजारों जुड़ जाएं, तो उसको क्या बुलाएंगे? पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब इसमें ग्लूकोज, ये खाने में स्वीट होता है, इफ यू टेस्ट इट, इट इज स्वीट। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, इससे स्वीट हो ही नहीं सकता कोई नेचुरल शुगर। पर जो उस साइड हमने स्टार्च सपोज सोचा है, नॉर्मल, तुम एक ब्रेड का पीस खाते हो, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता उसका। जब तुम उसको चू करना शुरू करते हो थोड़े टाइम तक, तो हल्का सा वो मीठा हो जाता है। दिस इज अ नॉन शुगर, इनको हम बुलाते हैं शुगर। अब शुगर नॉन शुगर बड़ा इजी है। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट में मीठे हों
उनको हम शुगर बोलते हैं। अगर वो स्टार्च की तरह हो, वो टेस्ट में मीठा नहीं होता, चू करने पे मीठा होता है, देन यू कॉल देम एज नॉन शुगर्स। ये डेफिनेशन क्लियर है? व्हाट आर शुगर्स? कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच टेस्ट स्वीट आर कॉल्ड एज शुगर्स। एक बार इतना पार्ट पढ़ो, ये रीड करो फटाफट। ये इंट्रोडक्शन है, बड़ा सिंपल पार्ट है, जल्दी से पढ़ो। ये समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes. ओके। अब क्या होता है, जिसमें भी अगर वो मोनो है तो वो जुड़ा नहीं होगा किसी के साथ। अगर सपोज ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में कीटो है, अगर उसमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री होते हैं तो वो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देगा। तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं सिर्फ, पर इस केस में कीटो भी देते हैं क्योंकि वो स्विच होते रहते हैं। तो अगर उसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटो है तो वो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट देंगे, तो उनको हम बुलाते हैं रिड्यूसिंग। पर वो अगर दो आपस में जुड़े, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, पर ये ऐसे जुड़े कि एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप ब्लॉक हो जाए, तो वो टॉलेंस फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। सुक्रोज, एक्चुअली सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि जब ये बनता है तो उनके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप ब्लॉक हो जाते हैं। तो फर्दर थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया reducing and non-reducing. What are reducing? Those which gives positive tolerance and Fallin test, they are reducing. Those who are unable to give this test because their aldehydic or ketonic groups have been blocked are termed as non-reducing. अब ये थर्ड डेफिनेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन है, ये पार्ट रीड करो। ठीक है, अब तुम इस पेज के सबसे टॉप पे, यहां जहां लिखा है ओल्ड डेफिनेशन, इसके सबसे ऊपर पेज की जगह खाली है, उसमें लिखो। पेज के सबसे टॉप पे तुम्हें ग्लूकोज चाहिए, मेन मॉलिक्यूल है, उसके बारे में लिखो। स्टार्ट राइटिंग। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, ALDO हेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब उसमें एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज लिख लिया? Yes. sir. इट इज, इसके आगे लिखो, इट इज reducing sugar. It is a reducing sugar and monosaccharide. It is a reducing sugar and a monosaccharide. तो हमने सब कुछ कवर कर लिया। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, 6 कार्बन होते हैं, रिड्यूसिंग होता है, शुगर है और मोनो है। एवरीथिंग इज कवर्ड। यहां तक समझ आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ग्लूकोज कैसे बन सकता है? सामने यहाँ पे क्वेश्चन देखो। अब सुक्रोज, नॉर्मल चीनी में अगर हम पानी डाल दें, हाइड्रोलिसिस कर दें उसका, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएंगे, दोनों बराबर बनेंगे। ये पहली इक्वेशन दी हुई है प्रिपरेशन की, टिक कर लो उस पे, बुकलेट में प्रिंटेड है। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो। ग्लूकोज कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। When sucrose is hydrolyzed, it gives an equimolar solution of glucose and fructose. अब मैंने तुम्हें बताया था स्टार्च जो है, स्टार्च पॉली है, पॉली का मतलब मेनी। अगर तुम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हो ये कमर्शियली ग्लूकोज बनाने के लिए, तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर दो,
अब तुम ध्यान से इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन है, उसमें n वाटर ऐड हो रहे हैं तो n ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं वहां पे। तो कमर्शियली हम स्टार्च यूज करेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। दोनों इक्वेशन क्लियर है वहां पे जो दी हुई हैं? Yes, sir. सो तुम्हें अगर आ जाए सजेस्ट अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, यू कैन राइट एनी ऑफ दीज टू इक्वेशंस। स्टार्च से बनेगा तो n बनेंगे, सुक्रोज से बनाओगे तो साथ में फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों बराबर बनेंगे, एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी में आएंगे। अब इस पॉइंट से अब चैप्टर असली पार्ट शुरू हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है जो मैं बना रहा हूं, तुमने जो याद करना है। जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है मैं रीड कर देता हूं। पॉलीहाइड्रोक्सी, इसका मतलब बहुत सारे OH, एक से ज्यादा OH बेसिकली, साथ में एल्डिहाइड होगा या कीटो होगा, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये तीन चीजें याद रखना कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में, या तो वो ये होगा या हाइड्रोलिसिस पे ये देगा तो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सबसे ऊपर CHO है, एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पे होता है, कई बार बताया मैंने आपको, उसमें एल्डिहाइड होता है। नीचे तुमने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे एंड पे लगाना है CH2OH। तो इस वक्त स्क्रीन पे मैंने कितने कार्बन फिजिकली लिखे हैं, एक टॉप पे लिखा है और एक एंड पे लिखा है, दो लिखे हैं। एग्रीड? Yes. Yes, sir. उसका फॉर्मूला है C6H12O6। कितने कार्बन है उसमें? 6। मैंने 2 लिखे, कितने बचे? 4। अब तुम 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे यहाँ पे। द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन indicates a chiral carbon according to Fisher projection. तो chiral कार्बन को ड्रॉ नहीं करना, इट इज इंडिकेटेड बाय अ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस वक्त 6 कार्बन बने हुए हैं, एक ऊपर है एक नीचे और बीच में 4 chiral कार्बन है। इन कार्बन पे H और OH लगा हुआ है, जिस ऑर्डर में लगा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसको ग्लूकोज या मैनोज या ग्लेक्टोज कुछ भी बना सकता है। तो ये ऑर्डर आपने याद करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नीचे से लिखना है आपने OH का ऑर्डर, राइट राइट लेफ्ट राइट, याद करना है इसको। ऊपर CHO, नीचे CH2OH, 4 कारल। नीचे से अगर लिखोगे राइट राइट लेफ्ट राइट, ये दो राइट पे फिर लेफ्ट फिर राइट, जो बच गया वहां पे H लिख दो। ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, दिस इज ग्लूकोज। इस तरह के 16 कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे OH राइट या लेफ्ट पे हो सकता है, यहाँ पे राइट या लेफ्ट हो सकता है, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार हो रहा है। इस तरह के 16 मॉलिक्यूल्स हैं। इन 16 में से जो इस वक्त तुम्हें नजर आ रहा है, दिस इज ओनली वन विच वी कॉल एज ग्लूकोज, थ्रू विच you get energy. The entire energy in your body is primarily you get from glucose. इसका दोबारा देखो, ऊपर CHO लिखना है, नीचे CH2OH लिखना है, नीचे अल्कोहल लिखना है, बीच में 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है। जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये कायरल कार्बन है। इस पे H और OH की पोजीशन बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी तुमने ये OH को यहाँ लगा दो, ग्लैक्टोज बन जाता है, इसको यहाँ लगा दो मैनोज बन जाएगा। तुमने ग्लूकोज बनाना है तो यू हैव टू वेरी वेरी स्पेसिफिक। उसकी पोजीशन है राइट राइट लेफ्ट राइट, याद रहेगा ये आपको? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अभी मैं क्लास में बहुत बार यूज करूंगा इसको। अब ये सर जो मॉलिक्यूल, बाकी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो ग्लूकोज की रहेंगे। वो ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज सिर्फ ये है, बाकी कॉम्बिनेशन ग्लूकोज नहीं है। ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल है, तुम इस तक पहुंचे कैसे, क्लास उसके बारे में हम डेक्स्ट्रो लेवो एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करते हैं। बारिंग दैट, हाउ डू वी नो कि उसमें जैसे उसका फॉर्मूला, साइंटिस्ट के पास ये फॉर्मूला मिला। अब ये 6 कार्बन
ब्रांचिंग भी हो सकती थी ना ऐसे। हमें कैसे पता 6 कार्बन एक लाइन में लगे हुए हैं? 6 कार्बन थे तो रिंग भी हो सकता था ऐसे। हमें कैसे पता इसमें रिंग नहीं है? हाउ डिड वी रीच दिस? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब इसमें ग्लूकोज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, CHO, CHOH, ये 4 बार है, CH2OH। हमने ग्लूकोज लिया, इसको हमने HI के साथ हीट किया, we heat it for a very long time. HI is one of the very strong reducing agent. Incidentally, you didn't have any reaction of reduction by HI in your syllabus, but it is a very, very strong reducing agent. When you heat glucose with HI for a long time on prolonged heating, तुम्हारे पास हेक्सेन मिलता है तुम्हें, सीधा हेक्सेन। अब ये रिएक्शन, ये N हेक्सेन है, स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन लगे हुए हैं। ये रिएक्शन प्रूव करता है कि उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। वो तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे, तुम कैसे कह सकते हो कि ग्लूकोज में कोई ब्रांचिंग नहीं है या स्ट्रेट चेन है? तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखो। इस पेज पे ये प्रोसेस है, जहां बुलेट पॉइंट है वो प्रोसेस है, ये किया हमने। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI गिव्स N हेक्सेन, ये हुआ, ये इक्वेशन है, ये उसका कंक्लूजन है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? This reaction suggests that all the 6 carbon atoms in glucose are arranged in a straight chain. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, how can you say the 6 carbon atoms in glucose are arranged in a straight chain? आ गया समझ क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. तुम क्या लिखोगे वहां पे? You say we can say they are arranged in a straight chain because HI के साथ जब हीट करते हैं तो we get N हेक्सेन। कंसेप्ट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब ये हो गया फर्स्ट। अब 6 कार्बन एक लाइन में लगे हुए हैं, आगे देखो। अब हमने एक कंसेप्ट ऑर्गेनिक में पढ़ा था, अमोनिया डेरिवेटिव्स, किया था। Yes. Yes, sir. इसमें टेस्ट हमारा 2,4-DNP टेस्ट इसी में आता है। अमोनिया डेरिवेटिव को नॉर्मली हम NH2Z लिखते हैं, एल्डिहाइड और कीटो ऐसे लिखा, इसका जाएगा O, इसका जाएगा H2, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। अमोनिया डेरिवेटिव में हाइड्राजाइन आता है, 2,4-DNP आता है। ऐसे ही एक अमोनिया डेरिवेटिव होता है हाइड्रोक्सिलमाइन। अब ये अगर तुम रिएक्ट करोगे एल्डिहाइड और कीटो के साथ, यहां से O गया, इसका H2 गया, प्रोडक्ट बनेगा C+NOH। इस प्रोडक्ट को बुलाते हैं ऑक्साइम। जो ग्लूकोज है वो ऑक्साइम बनाता है, इसका मतलब वो उसमें कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल का मतलब एल्डिहाइड या कीटो है। हमें कैसे पता उसमें एल्डिहाइड लगा हुआ, कैसे पता किया हमने? तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ वो ऑक्साइम बना रहा है, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड है या कीटो है। और एल्डिहाइड और कीटोन्स में एक और रिएक्शन तुमने पढ़ा, पूरी क्लास थी इसके बारे में, योर क्लास 20, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटो में तुम HCN ऐड करते हो, तुम्हें बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साइनोहाइड्रिन बनता था, याद आ रहा है साइनोहाइड्रिन? दैट वाज Yes, एन sir. एग्जांपल sir. ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटो में HCN ऐड हो जाता है, साइनोहाइड्रिन बन जाता है। ग्लूकोज ये रिएक्शन भी शो कर रहा है, ऑक्साइम वाला रिएक्शन भी शो कर रहा है, इसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप लगा होगा? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल मींस वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटो भी हो सकता है। बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, हाउ कैन यू से ग्लूकोज कंटेन्स अ कार्बोनाइल ग्रुप? तब आपने ये लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे ये बुलेट पॉइंट है, अब देखो। Glucose reacts with hydroxylamine to form an enzyme. Hydroxylamine is an ammonia derivative and adds a molecule of hydrogen cyanide to form cyanohydrin. अब ये दोनों इक्वेशन चेक करो, पहले वाले में ऑक्साइम बन रहा है, सेकंड वाले में साइनोहाइड्रिन बन रहा है। ये बने, इससे तुमने प्रूव क्या किया? These reactions suggest that glucose contains a carbonyl group, उसमें C डबल बॉन्ड O है।
पॉइंट समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें क्वेश्चन आएगा स्कूल में या बोर्ड एग्जाम में, बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है? तो आपने ये दो इक्वेशन दे के आनी है, इससे प्रूव होता है कार्बोनाइल है, ठीक है, एल्डिहाइड है या कीटो है। अब हमें पता है कि ग्लूकोज में एक्चुअली एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कीटो से जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं। टॉलेंस फेलिंग टेस्ट तो इस केस में कीटो भी दे रहे हैं, हम उससे भी माइल्ड पे चले जाते हैं। अब पहले ग्लूकोज का एक बार हम स्ट्रक्चर रिवाइज कर रहे हैं। अब तो मुझे सजेस्ट करो सबसे ऊपर क्या आएगा, देखना नहीं है कहीं से, सबसे ऊपर क्या लिखूं यहाँ पे? CH. CHO. CHO। ध्यान से देखो, अब जिसको नहीं समझ आया CHO, एक लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, सबसे एंड पे क्या लिखना है? CH2. CH. CH2OH। अब बीच में 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, 1 2 3 4, ये 4 कायरल कार्बन है। इसमें OH और H की पोजीशन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, उसमें गलती नहीं कर सकते हो आप। कहाँ आएगा OH? नीचे से, राइट, Right. फिर राइट, फिर लेफ्ट, Left, right. फिर राइट। तुमने ये लिखने के बाद जो जगह बच गई उसमें H लिख दो, ये ग्लूकोज है। अब तुम अगर इसमें माइल्डेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, सपोज ब्रोमीन वाटर डाल दो, ये वाला पार्ट एसिड में चेंज हो जाता है। अगर कीटो ऑक्सीडाइज होगा तो बीच में सीसी बॉन्ड टूटता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। ये जो बना एल्डिहाइड का एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो तुम्हें वो कहेंगे, तुम कैसे कह सकते हो कि अंदर एल्डिहाइड है? पहले तो तुम बताओगे कि वहां पे कार्बोनाइल है, इसके ऊपर वाला जो भी हमने किया था अमोनिया डेरिवेटिव और साइनोहाइड्रेट वाला, कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल का मतलब एल्डिहाइड है या कीटो है। फिर तुम कहोगे क्योंकि ये ब्रोमीन से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और फटाफट नंबर ऑफ कार्बन इसमें चेंज नहीं होते, दैट मीन्स वो कीटो नहीं हो सकता, क्या होगा? एल्डिहाइड। तो अब यहाँ पे दिया हुआ तुम्हें, देखो, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर gives gluconic acid containing the same 6 carbon atoms as present in glucose। एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करते हैं, एल्डिहाइड भी कोने पे लगा होता है, एसिड भी कोने पे लगा होता है, तो कार्बन का नंबर चेंज नहीं होता है। पर कीटो को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो सीसी बॉन्ड टूटेगा। तो क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दिस प्रूव्स कि वो जो कार्बोनिल ग्रुप हमने ऊपर फाइंड किया था वो कीटोनिक नहीं है, वो क्या है? एल्डिहाइड है। ये देखो, दिस suggests that carbonyl group present in glucose is an aldehyde group। Since aldehyde is monovalent, monovalent मतलब एक बॉन्ड बना सकता है सिर्फ, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। तुम्हें ये मैंने कई बार बताया, एल्डिहाइड कोने पे लगा होता है, कीटो बीच में, तो याद है सबको? Yes, sir. अब वो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में सपोज पूछें कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, तुम कैसे कह सकते हो, क्या करोगे तुम? सबसे पहले क्या करोगे? Reaction with hydroxylamine. रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमाइन और HCN। तुम लिखोगे इसमें कार्बोनाइल है। अब वो कार्बोनाइल फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाता है ब्रोमीन डालने पे, और नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, तो कीटो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली क्या होगा? एल्डिहाइड। आगे यहां तक समझ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब इसमें ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है हमारे पास, ध्यान से देखो इधर, ये ग्लूकोज है। इसमें मैं एसिटिक एसिड डाल रहा हूं, ह्यूज एक्सेस में, कोई कमी नहीं है एसिटिक एसिड की, एक्सेस में डाल रहा हूं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मॉलिक्यूल तुम्हारे सामने बना हुआ है, कितनी जगह एस्टर फॉर्म होगा? एस्टर हम सब ने किया है, अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स यू एन एस्टर, पढ़ा हुआ है। कितनी जगह एस्टर बनेगा बताओ, दिमाग लगाओ। तुमने एसिड एक्सेस में डाला, यहां एस्टर बनेगा 1 2 3 4 5 जगह एस्टर बनेगा, क्योंकि इसमें 5 अल्कोहल है। what you end up is called pentacetate। अब तुम्हारे पास पेंटाएसिटेट क्यों आया? क्योंकि 5 जगह अल्कोहल है। ये कैसे कंफर्म किया मैं आपको ये बता रहा हूँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लो, उसमें एसिडिक
अनहाइड्राइड एसिड, क्लोराइड या एसिड एक्सेस में डाल दो, 5 जगह एस्टर बन जाता है, जो मास से पता चल जाएगा। इससे हमें पता चला कि उसमें 5 OH हैं। ये आया पॉइंट समझ सबको? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे देखो, ऑन एसिटाइलेशन विद एसिडिक अनहाइड्राइड, उन्होंने अनहाइड्राइड लिखा है एनसीईआरटी में, ये एसिड क्लोराइड भी हो सकता था, एसिड भी हो सकता था। ग्लूकोज गिव्स अ पेंटा एसीटेट, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, उसमें 5 OH हैं। अब एल्डिहाइड कॉर्नर पे लगा होता है, लग गया। ये मैंने 5 कार्बन लिए, 1 2 3 4 5। जो मैं अब बना रहा हूं ये क्यों नहीं हो सकता? कैन यू गेस? मैंने बताया था तुम्हें ऑर्गेनिक में, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ग्लूकोज एक ही कार्बन पे 2 H क्यों नहीं लगा सकते? याद Because करो। it is unstable. बिकॉज इट इज अनस्टेबल। और ग्लूकोज तुम सबने देखा है, सॉलिड आता है, ग्लूकोज का डब्बा आता है, व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, पड़ा रहता है महीनों महीनों, कुछ नहीं होता उसको। इट्स अ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। तो अगर एक कार्बन पे 2 H होंगे तो स्टेबल नहीं होगा, तो हर कार्बन पे 1 OH लगा होगा, ऐसे 1 OH लगा हुआ है। अभी डायरेक्शन हम बाद में आते हैं, वो तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे हर कार्बन पे 1 OH लगा होगा, तभी स्टेबल हो सकता है। अब अगर लास्ट वाले पे लगा तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, बाकी सारे कौन से अल्कोहल हो जाएंगे? बीच वाले कौन से होते हैं? सेकेंडरी। तो ध्यान से सोचो, एक बार दोबारा बना रहा हूं मैं स्ट्रक्चर। अब तुम लोग ये सोचो कि तुम बना रहे हो, ऊपर क्या आएगा? CHO। CHO. तो अपना नाम भूल जाना, पर ये स्ट्रक्चर नहीं भूलना तुमने। नीचे क्या आएगा? CH2. H2OH. CH2OH। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन? 4। 4. Yes. What will be the order of OH? Right, Bottom में 2 OH. right, left, right। अब हर OH अलग कार्बन पे क्यों होना चाहिए? विच इज लॉजिकल, बिकॉज अदरवाइज विल नॉट बी वेरी स्टेबल। ये कार्बन के साथ 2 कार्बन डायरेक्टली लगे हैं, ऊपर नीचे कार्बन है इसके, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, पर लास्ट वाला प्राइमरी है। ठीक है, तो इसमें 5 अल्कोहल में से 4 OH वो सेकेंडरी हैं और 1 OH वो प्राइमरी है। मैंने तुम्हें लिखवाया था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ऑर्डर होता है, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। सबसे जल्दी प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है। तो अब तुम उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, और एल्डिहाइड तो वैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऊपर भी एसिड बन जाएगा और सबसे एंड में भी एसिड बन जाएगा। इसका नाम सेक्रिक एसिड है। एल्डिहाइड ऊपर एसिड बन गया और नीचे प्राइमरी अल्कोहल भी एसिड बन गया, बीच में चारों सेम रहेंगे। अगर सिर्फ ऊपर एसिड बनाते, जो ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ऊपर एसिड कर दो बाकी सारा सेम है, तो उसका नाम था ग्लूकोनिक एसिड, जो ब्रोमीन के साथ था। बुक में चेक करो, ब्रोमीन वाटर डाला था तो ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है। पर अगर नाइट्रिक एसिड डालोगे तो सेक्रिक एसिड बनेगा। इससे क्या प्रूव होता है? देखो अभी ये इक्वेशन तुम्हारे सामने है। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड वही था जो एक ऊपर एसिड बना था एल्डिहाइड का, गिव सेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड सेक्रिक एसिड। दिस इंडिकेट्स ग्लूकोज कंटेन्स 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, सिर्फ एक अल्कोहल प्राइमरी होगा, बाकी सारे अल्कोहल कौन से होंगे उसमें? सेकेंडरी। आ रहा पॉइंट समझ? कंफर्म Yes, कर दिया हमने? Yes, sir. Yes, हमने sir. ये कंफर्म कर दिया कि हर OH अलग अलग कार्बन के साथ लगा हुआ है। अगर हर OH अलग अलग कार्बन के साथ लगा है तो एक ही अल्कोहल प्राइमरी हो सकता है, क्योंकि 6 कार्बन एक लाइन में है। वो हमने HI के साथ कंफर्म किया था। तो हर रिएक्शन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, और ये सब इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करके हम ये कह सकते हैं इट इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कंपाउंड, इट इज एन एल्डिहाइडिक कंपाउंड and it possesses 4 chiral carbons. Are you clear with this concept? Yes, sir. Yes. और ये कुछ Yes. कुछ नाम तुमने याद करने हैं, ग्लूकोनिक एसिड, सेक्रिक एसिड, ये नाम याद करने आपके कोर्स में है, ये याद करके जाना है इसको पेपर में। ठीक है। अब क्लास के स्टार्ट में, when the class started, I gave you the basic definition of a carbohydrate. बिल्कुल फ्लैट डेफिनेशन थी।
क्या बताया था उस डेफिनेशन में मैंने? Polyhydroxy. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव। इससे सिंपल नहीं हो सकता जो मैं अब बना रहा हूं, ध्यान से देखो। यूजिंग दिस डेफिनेशन द सिंपलेस्ट पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट कैन बी दिस। इसमें एक कायरल कार्बन है बीच में, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, एक से ज्यादा OH है और एल्डिहाइड भी है। ये तुम्हें नेक्स्ट पेज के टॉप पे बना हुआ, नेक्स्ट पेज निकालो, 62 पेज के टॉप पे बना हुआ है, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, सिंपलेस्ट पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट। अब ये प्लस है, अगर इसका दूसरा फॉर्म, इसका एंशोमर बनाओगे जो मिरर इमेज होता है, मिरर राइट का लेफ्ट कर देता है, उसमें H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। ये वाला प्लस है, मतलब ये डेक्स्ट्रो है, ये वाला लेवो है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड एनेंशोमर्स। ये वर्ड पढ़ा हुआ आप सबने? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब इसमें ये जो ड्रॉ करने का स्टाइल है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, को फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये जो प्लस वाला है, इसमें OH तुम्हारे कौन से साइड पे आ रहा है? ये जो मैंने बॉक्स में डाला है, कौन सी साइड पे OH तुम्हारे इस वक्त? Right. Right. ये ग्लूकोज बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ग्लूकोज का लास्ट कायरल कार्बन एटम में OH कौन सी साइड पे है? लास्ट में, लास्ट कायरल कार्बन, यहां से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6। लास्ट कायरल ये वाला है, ये वाला लास्ट कायरल कार्बन है। इसमें OH किस साइड पे है? राइट। Right. उसको डी बोलते हैं, डी। डी का मतलब है वो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ मैच कर रहा है, उसका OH राइट पे होना चाहिए। ये ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसके लिए प्लस लिखते हैं। डी डजंट स्टैंड, कैपिटल डी डजंट स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो। इसका मतलब OH आखिरी कारल में OH राइट पे है तो डी लिखते हैं। इसका नाम हो गया डी प्लस ग्लूकोज। इस डी का क्या मतलब है, दोबारा बताओ, इस डी का क्या मतलब है जो मैंने यहाँ लिखा है? एक्सट्रोडेटरी। आखिरी कायरल कार्बन में OH तुम्हारे राइट साइड पे है, उसके लिए डी है। नेचर में आज तक जितने कार्बोहाइड्रेट हमें मिले हैं, जितने भी, सारे डी हैं। मार्केट में ग्लूकोन डी मिलता है, ग्लूकोन एल नहीं मिलता। तुम्हें उससे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, तुम्हारी बॉडी को एनर्जी ग्लूकोन डी से मिलती है। तो नेचर में जितने कार्बोहाइड्रेट हमें मिले सारे डी हैं। अब फ्रक्टोज डी माइनस है, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ देखो डी, यहाँ मेरा कर्सर है, देखो डी प्लस ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में इसमें 3 कायरल कार्बन है सिर्फ, जहाँ पे पहला वाला भी नहीं है कायरल, ये कायरल नहीं है, ऊपर वाला CH2H, ये C डबल बॉन्ड हो, ये भी नहीं होगा। ये 3 कायरल हैं, इनमें से लास्ट ये है। इसमें भी OH तुम्हारे राइट पे है तो ये डी हो गया। पर लाइट को पास करते हो, लाइट को लेफ्ट पे कर देता है, लेवो है, ये माइनस लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? डी का क्या मतलब है? Yes, sir. बच्चे सीधा गधे की तरह, डी मीन्स डेक्स्ट्रो, वहां पे 0 मार्क्स हैं। कैपिटल डी doesn't mean dextro, it means in Fisher projection the last chiral carbon, the OH is on your right side. This molecule right now which is in front of you, इसमें OH राइट पे है, ये डेक्स्ट्रो है, वो प्लस से पता चलता है और उसका नाम ग्लूकोज है। जल्दी से ये पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पढ़ो इसको, जल्दी से रीड करो इसको। पढ़ा?
Yes. Yes, sir. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, जो sir. देखने में जिसकी शक्ल प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलती है उसको डी बोलते हैं। एक्चुअली सारे डी हैं। एल लैब में बना सकते हैं हम, नेचर में एल नहीं होते, सारे डी मिले आज तक हमें। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब मैं आज की क्लास में 6वीं बार बना रहा हूं। गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, पेपर में पता चला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वहां पे तुम गलत बनाए। इसमें जो ये स्ट्रक्चर हमने सीखा है आज, दिस इज कॉल्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर। कोई रिंग नहीं है इसमें। अब दिस कैन एक्सप्लेन 98% प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज, बट ये कहीं ना कहीं जाके फेल हो रहा है। कुछ ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज हैं विच ओपन चेन स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन। उसका लिमिटेशन यहां पे दिया हुआ है मैंने। लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर यहां क्लियरली लिखा हुआ है आपको। इसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसमें 15 पॉइंट हो सकते हैं। तुमने सारे याद नहीं करने, तुमने वो याद करना है जो एनसीईआरटी में दिया। एनसीईआरटी में यही दिए हुए हैं, होते बहुत सारे हैं, तुमने बाकी नहीं याद करने। अब अगर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो हमने क्या किया है, यहां पे एल्डिहाइड को मैं नॉर्मल एल्डिहाइड बना रहा हूं जैसे होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको मैंने ऐसे लिखा। यहाँ ये वाला पॉइंट बिल्कुल आराम से समझना, ये मुश्किल है थोड़ा सा ये एल्डिहाइड बनाना। ये जो सामने इस वक्त तुम्हारे ग्लूकोज बना हुआ है, ये किसकी वजह से डी है? कौन से कार्बन की वजह से? Last chiral carbon. फर्स्ट नहीं, लास्ट। कौन सा होगा? यहां से नंबरिंग शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6। कौन से कार्बन की वजह से डी है ये? Last. लास्ट। Last. एल्डिहाइड में अल्कोहल ऐड हो सकता है, इसमें डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से डी है ना, उसको यहां जाके ऐड कर दो। एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एसिटल बन जाता है जब उसमें अल्कोहल ऐड होता है। तो ओ के साथ हमेशा एच जाएगा, सी को ओ के साथ जोड़ दो तो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखो। सी, ये मुश्किल पार्ट है, CH2OH। फिफ्थ वाले को मैं अभी नहीं बना रहा क्योंकि वो ऐड होगा, चेंज हो जाएगा। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, बना दिया। यहां पे H लगा हुआ है। अब इसका O, ये डबल का सिंगल बॉन्ड हो गया, OH यहां आ गया, इसका ये H हो गया, यहाँ पे पहले ही लगा हुआ था। और ये कार्बन इस O के साथ जुड़ गया। ध्यान से चेक करो। अब ये H को मैंने, ध्यान से देखो इधर, ये H को मैंने यहाँ ऐड किया, OH हो गया, और इस कार्बन को मैंने इस O के साथ ऐड कर दिया। अब एक रिंग बन गया। अगर मैं पहले वाले यहाँ को ऐसे करके जोड़ दूंगा तो रिंग बन जाएगा ना, इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जो रिंग बना, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। इसमें कैसे नंबरिंग हो रही है 6 मेंबर्ड कैसे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, 6 मेंबर्ड रिंग बना। इसमें जो फर्स्ट कार्बन था ये वाला, ये पहले कायरल नहीं था, अब ये कायरल है। ध्यान से देखो ये कार्बन। तुम मुझे बता सकते हो जो मैंने ये वाला कार्बन, इसके कौन से 4 चीजें लगी हुई हैं अलग अलग जो रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर में? विच आर द 4 थिंग्स अटैच्ड? एक तरफ क्या है, H-O. दूसरी तरफ OH. OH, तीसरा एक O लगा हुआ है, और चौथा ये सारा पार्ट है। Carbon. तो ये कायरल हो गया। अगर ये कायरल है तो OH राइट पे भी हो सकता है और लेफ्ट पे भी हो सकता है। इसमें किस साइड पे OH? यहाँ पे किस साइड पे तुम्हारे? राइट।
अगर ये रिंग बनने के बाद OH राइट पे होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा। इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो पेपर में अल्फा पूछेंगे, डी पूछेंगे या प्लस पूछेंगे। अगर ये OH को मैं यहां लगा देता, राइट की जगह लेफ्ट पे लगा देता तो बीटा हो जाता। साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहला कार्बन जब कायरल होगा वो अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है। अल्फा तब होता है जब OH तुम्हारे राइट पे होता है, देन यू कॉल इट एज अल्फा। अब यहाँ पे देखो, बीच वाला देखो, ये 3 स्ट्रक्चर तुम्हारी 62 पेज के बिल्कुल एंड पे देखो, 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उन 3 में से बीच वाला स्ट्रक्चर देखो, बीच में जो है वो 5th वाला मैंने एरो बनाया है, वो जाके फर्स्ट वाले पे अटैक कर रहा है। वो एरो समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. अब अपने लेफ्ट पे देखो, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, फर्स्ट वाले कार्बन पे जहां मेरा कर्सर है, फर्स्ट वाले कार्बन पे OH राइट पे लगा हुआ है। उसका नाम पढ़ो, क्या लिखा है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अगर फर्स्ट वाले पे OH लेफ्ट पे होता, ये देखो यहाँ पे जब मेरा कर्सर यहाँ पे है, तो उसका नाम क्या होता? बीटा डी। अल्फा और बीटा में समझ आ रहा है? सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे उल्टे हैं, एक में राइट पे एक में लेफ्ट पे है OH। ठीक है, अल्फा और बीटा सामने दोनों स्क्रीन पे तुम्हें नजर आ रहे हैं। देखो और मुझे बताओ, अल्फा और बीटा एक दूसरे के मिरर इमेज हैं या नहीं है? Yes. Are alpha and beta mirror image of each other? तुम्हारा आंसर है नो। सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे वो सेम है आपस में। अगर मिरर इमेज होते तो सारा उल्टा हो जाता, वो सारे उल्टे नहीं है, वो एक कार्बन पे लगे हैं, बाकी सब पे सेम है। जो मिरर इमेज होता है उसको एनेंटियोमर बोलते हैं। बराबर एनेंटियोमर लोगे तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। कुछ पढ़ा आप लोगों ने? अब अल्फा और बीटा मिरर इमेजेस नहीं है, वो एक कार्बन पे लगे हैं, उनको बोलते हैं एनोमर्स। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से हैं। बोर्ड एग्जाम में उन्होंने पूछा था, अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर दे एनेंटियोमर्स? तुमने लिखना था नो, दे आर नॉट, दे आर एनोमर्स। एक कायरल कार्बन पे अलग है पर बाकी सब पे सेम है। अब जल्दी से ये पार्ट रीड करो, ये पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया? Yes, sir. What is the difference between alpha and beta glucose? In alpha glucose, OH is on right side, whereas in beta glucose, OH is on left side. The first carbon, in the first carbon, एक में राइट पे है और एक में लेफ्ट पे है। इसमें डी का क्या मतलब है? डी का कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर, जो डी है वो क्या मतलब है? Sir, in chiral carbon, OH is on right side. लास्ट chiral carbon if OH is on right, then you call it as D. प्लस का मतलब क्या है? Sir, dextro level. डेक्स्ट्रो। ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, म्यूटा रोटेशन। ये डेफिनेशन काफी बार आई है। नेक्स्ट पे निकालो, यहाँ पे सबको जहां मेरा कर्सर है, अल्फा डी ग्लूकोज पढ़ा जा रहा है सबसे? कैन यू रीड दिस? Yes. इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो प्लस, इस जहां मेरा कर्सर है वहां पे लिखो प्लस, प्लस का साइन डालो और लिखो 111 प्लस 111 लिखो। जहां बीटा डी प्लस ग्लूकोज लिखा है उसके नीचे लिखो प्लस 19.2। अल्फा ग्लूकोज के नीचे लिखो प्लस 111, बीच में इक्विलिब्रियम लिखा हुआ, उस साइड पे बीटा लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखो प्लस 19.2। इक्विलिब्रियम वैल्यू है 52.5। अब होता क्या है, तुम पोलैरिमीटर लेते हो, उसमें तुमने अल्फा डी ग्लूकोज डाल दिया, इसका एंगल ऑफ रोटेशन है प्लस 111। तुम 15 मिनट बाद चेक करोगे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, कम होते होते ये 52.5 पे जाके रुक जाएगा।
अपने आप कम होगा, आपने कुछ ऐड नहीं किया उसमें, वो वाटर में डिजोल्व, अपने आप वैल्यू कम होती जा रही है। ऐसे ही तुमने पोलैरिमीटर में अगर बीटा लिया, बीटा डी ग्लूकोज लिया, इसकी वैल्यू 19.2 है, ये बढ़ता रहेगा और ये 52.5 पे जाके रुक जाएगा। उसका रीजन क्या है? ये अल्फा या बीटा अगर तुम लेते हो, ये ब्रेक हो जाता है, फिर से ओपन चेन बन जाता है। जब ओपन चेन बन जाएगा फिर से वो रिंग बनाएगा। अब दो दोबारा रिंग बनाएगा, वो अल्फा भी बन सकता है और बीटा भी बन सकता है। तो 52.5 पे अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है और ओपन चेन भी होता है। ये इक्विलिब्रियम वैल्यू है। एंड यू हैव स्टडीड इन 11th दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। अगर अल्फा लोगे इट विल ओपन अप, व्हेन इट अगेन फॉर्म्स अ रिंग इट विल फॉर्म अल्फा एंड बीटा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ बीटा इज लेस, उसका ऑप्टिकल रोटेशन कम होता है, इसलिए ये वैल्यू ड्रॉप करती रहती है। अगर बीटा लोगे वो ओपन हो जाएगा और धीरे धीरे अल्फा बनाएगा, वैल्यू बढ़ती रहेगी। ये अपने आप हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और तुम्हें पूछे व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, ये जो एंगल अपने आप चेंज हो रहा है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। ठीक है, एक बार हम इसको रीड करते हैं म्यूटा रोटेशन को। आपने कुछ ऐड नहीं करना है, अपने आप एंगल चेंज हो रहा है। एक बार ये 3 लाइनें रीड करो। ये डेफिनेशन है उसकी। The spontaneous change in specific rotation of an optically active compound with time is called muta rotation. अपने आप जो एंगल चेंज हो रहा है बिना कुछ ऐड किए टाइम के साथ, उसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। और बोलेंगे क्यों हो रहा है? बिकॉज वो रिंग खुल जाता है और रिंग जब दोबारा बनता है तो अल्फा भी बन सकता है और बीटा भी बन सकता है। आ गया म्यूटा रोटेशन समझ? Yes, sir. लास्ट टॉपिक है क्लास का और सबसे मुश्किल टॉपिक है अब क्लास का। लास्ट टॉपिक, ये कितने मेंबर्ड रिंग है? एक बार बोलो, ये कितने मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ? हाउ मेनी मेंबर्स इन द रिंग? 6। 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, 6 मेंबर्ड रिंग। ये जो ड्रॉ करने का स्टाइल है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसको ड्रॉ, कार्बन को लिखते नहीं है कार्बन, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। वेरी एफिशिएंट प्रोजेक्शन, 3D को 2D में चेंज कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू फिशर प्रोजेक्शन। बट इसमें एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है ये रिंग है, देखने में रिंग नहीं लग रहा। जैसे बेंजीन का रिंग बनाते हैं ना, क्लियरली रिंग लगता है, ये रिंग लग नहीं रहा है। तो दूसरे साइंटिस्ट ने हेवर्थ प्रोजेक्शन दिया। प्रोजेक्शन होता है बनाने का ढंग, मॉलिक्यूल नहीं बदल रहे, उसको रिप्रेजेंट करने का ढंग। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो हेवर्थ प्रोजेक्शन बहुत बेटर है फिशर से। अब इसको हेवर्थ प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करना है? तुमने बोर्ड एग्जाम में कोई प्रोजेक्ट, तुमने सिर्फ ये याद करके जाना है। ये पूरी क्लास को याद है? ये वाली चीज जो मैंने सिखाई है याद Yes, है? sir. ऊपर क्या लिखना है? CHO, नीचे क्या लिखना है? CH2H, बीच में 4 लाइनें डालनी है। OH की पोजीशन होगी राइट राइट लेफ्ट राइट। सबको याद हो गया ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. इससे मैंने ये कैसे बनाया, तुम्हें समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. 5वें वाले को ऐड करके। तो अभी तक तुमने सिर्फ ये याद करना है, पूरी क्लास में ये याद होना चाहिए, ये अपने आप बन जाएगा। अब हेवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, इससे मैं तुम्हें हेवर्थ प्रोजेक्शन सिखा रहा हूं। तुम 6 मेंबर रिंग बना दो, बेंजीन जैसे बनाओ, एंड ट्राई एंड ड्रॉ इट हॉरिजॉन्टली। ऐसे बनाया, बेंजीन रिंग बनाया हॉरिजॉन्टली। इसका टॉप राइट हैंड साइड ये बनता है। इस पे O लगा दो। ये O मैंने लगा दिया। जिस O को मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कौन कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखो, कार्बन का नंबर बताओ, कौन सा नंबर है? 1 और 5। 1 और रिंग बन रहा है तो दो तरफ जुड़ रहा होगा ना, 1 और 5। तो 1 से लेकर 5 तक क्लॉकवाइज लिख दो, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अपने आप अगर तुमने हेवर्थ प्रोजेक्शन बनाना ना, बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, वो रटना बड़ा मुश्किल है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। 6 मेंबर रिंग बनाओ, टॉप राइट पे O बना दो। ये O किसके साथ लगा है? 1 और 5।
1 और से लेकर 5 तक क्लॉकवाइज लिख दो। अब इसको क्लॉकवाइज गिरा दो। तुम सोचो ये क्लॉकवाइज गिराना है, मैंने नीचे गिराना है क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज नीचे गिराओगे, ऐसे क्लॉक ऐसे घूमता है ना इस साइड। अगर तुम इसको क्लॉकवाइज गिराओगे नीचे, सोचो ये ऐसे गिरा, तो ये OH कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, पहला वाले कार्बन पे। एग्रीड? Yes. इसको क्लॉकवाइज अगर मैं गिराऊंगा, ऐसे गिराऊंगा, तो OH कहाँ आएगा? नीचे। OH को नीचे बनाओ पहले वाले पे। ऊपर क्या आ जाएगा पहले वाले में? H। सेकंड पे अगर क्लॉकवाइज गिराओगे तो OH कहाँ आएगा? नीचे। ऊपर क्या आएगा? H। थर्ड वाले में क्या होगा? सोचो क्लॉकवाइज गिराओगे तो नीचे H, ऊपर क्या आएगा? OH फोर्थ वाले पे नीचे OH, ऊपर H H। फिफ्थ वाले पे तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुमने O पहले बना दिया क्लॉकवाइज गिराने। फिफ्थ वाले पे दो चीजें लगी हैं, CH2H और H। कौन सा ग्रुप बड़ा है इनमें से? CH2 CH2H ऊपर लगा दो और नीचे H लगा दो। अब ये जो ड्रॉ करने का स्टाइल है, एक ही मॉलिक्यूल है, ये फिशर था, ये हेवर्थ प्रोजेक्शन है। हेवर्थ प्रोजेक्शन ज्यादा तुम्हें रिंग वाला लग रहा है देखने में? रिंग समझ आ रहा है उसमें? Yes. इट इज लुकिंग लाइक अ साइक्लिक मॉलिक्यूल, इजंट इट? Yes. अब ये बना हुआ है यहाँ पे सामने, देखो स्क्रीन के लेफ्ट पे जहां मेरा आप कर्सर है, ये फिशर है, अल्फा डी, ये उसका हेवर्थ प्रोजेक्शन है। ये फिशर है बीटा का। अब सिर्फ इन दोनों के हेवर्थ प्रोजेक्शन में फर्स्ट कार्बन को देखो जहां मेरा आप कर्सर है, उसमें OH नीचे है, ये वाला OH नीचे है, इसमें ये वाला OH ऊपर है, और कोई फर्क नहीं है, दोनों एनोमर्स हैं, एनेंशोमर नहीं है। आ गया पॉइंट समझ हेवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाना है? Yes. अच्छा, Yes. पेपर में ना ये अगर आ गया ना यहाँ पे, ये बहुत मुश्किल है ड्रॉ करना। वहां पे हम ऊपर नीचे नहीं समझ आता कैसे करना है। तुमने सिंपल ग्लूकोज याद करना है, राइट राइट लेफ्ट राइट, उससे तुमने साइक्लिक वाला बनाना है। साइक्लिक में अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। मैंने जो सिखाया कि तुम फिशर को एवर्थ में कैसे चेंज करते हो। रिंग बना लो, टॉप राइट पे O है, 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज लिखो और क्लॉकवाइज गिरा दो, और 4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना स्मूथली मैं बना रहा हूँ इतना स्मूथली नहीं बनेगा, तुम लोगों से पहली बनना होगा तो गलती हो सकती है उसमें। अब एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, देखो इस साइड पे पायरन लिखा हुआ है, इसका कार्बोहाइड्रेट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, जो ग्लूकोज में होते हैं। तो ग्लूकोज जब रिंग बनाता है उस फॉर्म को पायरनोज बोलते हैं। ये पढ़ो, ये लास्ट लाइन है, क्लास खत्म है यहाँ पे, ये एक बार रीड कर लो बस। उसको पायरनोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी शक्ल पायरन से मिलती है। पायरन इज ऑल्सो अ 6 membered ring with 5 carbons and 1 oxygen. That's why the cyclic structure of glucose is called pyranose form. आ गया समझ? Yes. अब आपने जो करना है, ये जो मैंने यहाँ पे ये क्लास में तुम्हें भेज रहा हूँ, पर एक दो बार इसको प्रैक्टिस। ओपन चेन बनाया, ओपन चेन से उससे अल्फा बनाया फिशर में, उससे अल्फा बनाया हेवर्थ प्रोजेक्शन में। ये प्रोजेक्शन करना है, करके देखो, फिजिकली बना के देखो, और बुकलेट में अपना आंसर चेक करो। मैंने अल्फा के लिए किया, तुम बीटा बना के देखो अपने आप। एक दो बार बनाओगे तभी आएगा, सीधा पेपर में आएगा तो ठीक नहीं हो सकता तुम लोगों से। अब नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद दिस पार्ट, फ्रक्टोज वी स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास योर चैप्टर विल बी ओवर, दैट्स इट, 4 क्लास चैप्टर। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली विल फिनिश द चैप्टर। फ्रक्टोज से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पक्का आज की क्लास रिवाइज करना, आज की क्लास काफी मुश्किल है, इसको अच्छी तरह एक बार रिवाइज करना। यू स्टार्ट फ्रॉम पेज 60 and go through the entire class once. This is very important what you studied in today's class. ठीक है? और इस वीक के एंड में तुम्हारा टेस्ट है, obviously first 21 classes, start preparing for that. Okay? अच्छा, मतलब फ्राइडे को? मैं बता दूंगा, तुम लोग पढ़ाई शुरू करो बस। और सर ये इसकी बायोमोलिक्यूल्स की वीडियोस कब अपलोड होंगी? अभी 1-2 दिन, आज भी ऐप वो लिंक्स काम नहीं करेंगे, हम कुछ अपडेट कर रहे हैं so that everything is faster. ओके तो यू गिव मी सम टाइम, बायोमोलिक्यूल्स के सारे वीडियो एक साथ अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? ऐप अभी काम कर रहा है, लिंक्स काम नहीं करेंगे, तुम जब डालोगे तो पासवर्ड गलत आएगा, वो पीछे से हमको चेंज कर रहे हैं, तो आज रात तक हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक हो जाएगा। कल से तुम यू कैन वॉच वीडियोज एट अ स्लाइटली फास्टर रेट, ठीक है?
ओके, यस और कोई डाउट किसी का? चलो, टेक केयर, बाय, गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बच्चा, ओके, टेक केयर.